मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज प्रसार संचार संपर्क विधियाँ पढ़ेंगे। प्रसार संचार संपर्क विधियाँ मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यक्तिगत संपर्क विधि, सेकंड है समूह संपर्क विधि और नेक्स्ट है विराट जनसंपर्क विधियाँ। तो आज फर्स्ट हम व्यक्तिगत संपर्क विधियों के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क विधि अर्थात प्रसार कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति प्रसार कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जब किसी भी व्यक्ति से उसके घर, खेत, कार्यस्थल पर जाकर मिलता है या व्यक्तिगत रूप से उससे टेलीफोन पर बात करता है, पत्र लिखकर समझाता है, तो उसे हम व्यक्तिगत संपर्क विधि कहते हैं। व्यक्तिगत संपर्क विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मुख्य रूप से लोगों से सहयोग प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत संपर्क विधियों का चयन किया जाता है। ग्रामीणों की रुचि और प्रमुख समस्याओं को जानने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीणों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तिगत संपर्क विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। लोगों से विचारों का आदान प्रदान कर उन्हें नवीन बातें सिखाने हेतु भी व्यक्तिगत संपर्क विधियां काफ़ी उपयुक्त होती हैं। लोगों से आत्मीय एवं मधुर संबंध बनाने हेतु भी व्यक्तिगत संपर्क विधियों का प्रयोग किया जाता है। लोगों में छिपे हुए गुण, नेतृत्व क्षमता को जानने हेतु लोग किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं और इस बात की जानकारी हेतु भी व्यक्तिगत संपर्क विधियां काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें लोगों को नई बातें सिखाई जाएं और बताई जा सके, ये इन सब उद्देश्यों की पूर्ति में व्यक्तिगत संपर्क विधियां काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, काफ़ी लाभदायक होती हैं। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु व्यक्तिगत संपर्क विधियों को प्रयोग करने से ग्रामीण समस्याओं व क्रियाकलापों की सभी सूचनाएं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और जिसके आधार पर कार्यक्रम बनाने में सुविधा रहती है। अच्छा नेता उसके चयन में मदद मिलती है, जिसकी सहायता से कार्यक्रम बनाए और चलाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। लोगों के साथ अपनापन और मधुर संबंध स्थापित हो जाता है। लोगों को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब वे अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु स्वयं प्रयास करने लग जाते हैं। सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। स्थानीय संसाधनों का पता चल जाता है जिसके आधार पर आगामी कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता और कार्यक्रम में लोगों का विश्वास सरलता से भी प्राप्त किया जा सकता है व्यक्तिगत संपर्क विधियों के माध्यम से। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क विधियों की कुछ लिमिटेशन, सीमाएं होती हैं। सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना कठिन होता है। कुछ ही लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। इन व्यक्तिगत संपर्क विधियों में अत्यधिक धन, समय और शक्ति भी व्यय होती है। जिन लोगों के से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है उनमें द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और इस कारण से वे एक दूसरे पर कटाक्ष करने लग जाते हैं और कार्यक्रम का विरोध भी करने लगते हैं। प्रसार कार्यकर्ता द्वारा पक्षपात करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत संपर्क विधियों को प्रयोग करते समय लोगों से बातचीत करते समय उनकी रुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को धैर्यपूर्वक ग्रामीणों की बातों को सुनना चाहिए। जो बातें रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वास से ओतप्रोत हैं, गलत हैं, उनका विरोध एकाएक नहीं करना चाहिए और ना ही उनके लिए मना करना चाहिए। उन्हें ना मानने के लिए मनाना चाहिए, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से उन बातों को कटाक्ष करनी चाहिए ताकि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ सके। रोचक विषय में बातचीत मोहक तरीके से करनी चाहिए ताकि लोगों की रुचि उत्पन्न हो। व्यक्तिगत संपर्क तब किया जाना चाहिए जब लोग फुर्सत में हों उनकी बातों को, ताकि वे ध्यान से सुन सकें।
शिष्टाचार की मर्यादा में रहकर बातचीत आरंभ करनी चाहिए। उसे अपनी बातों से बोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। प्रसार कार्यकर्ता को अपना और लोगों के समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बातचीत मधुर वातावरण बनाकर की जानी चाहिए। साथ ही दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। एक निश्चित रूपरेखा बनाकर लोगों से संपर्क किया जाना चाहिए। वार्तालाप की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। कार्यकर्ता को अपनी योग्यता का अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर व्यक्तिगत संपर्क विधियों का प्रयोग किया जाए तो वह काफ़ी सफल साबित होती हैं। और क्योंकि उनके उद्देश्य जो हमने अभी बात करी है वो काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण होते हैं एक प्रसार कार्यक्रम के लिए। तो यदि बहुत केयरफुली व्यक्तिगत संपर्क विधियों का प्रयोग किया जाए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर, तो उसमें हमें काफ़ी सफलता प्राप्त होती है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। नेक्स्ट विधि है समूह संपर्क विधि, ग्रुप कॉन्टैक्ट अप्रोच। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है तो उसे हम समूह संपर्क विधि कहते हैं। सामान्य समूह में 2 से लेकर 30 लोग तक उपस्थित हो सकते हैं। इन सभी का सोच और दृष्टिकोण लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और समुदाय के लोग सम्मिलित होते हैं। सभी को विचार विमर्श करने का, सीखने का, पूछने का अवसर दिया जाता है। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, संगोष्ठियाँ, सेमिनार, वार्ताएं आदि समूह संपर्क के अंतर्गत ही आती हैं। इनमें ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखते हैं और उनसे समाधान प्राप्त करते हैं। आपसी बातचीत से भी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। समूह संपर्क विधियों को अपनाने से कई लाभ होते हैं, कई बेनिफिट्स होते हैं। समूह संपर्क विधियों से कम समय में अधिक लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है और सीखने के प्रति उनमें ललक पैदा की जा सकती है। द्वेष की भावना, भेदभाव की भावनाएं लोगों में नहीं पनप पाती, जो कि व्यक्तिगत संपर्क विधि में हो रहा था कि व्यक्तिगत रूप से किस व्यक्ति से मिलने पर उनमें आपसी पक्षपात की भावना का विकास ज़्यादा हो रहा था। जिन लोगों से का प्रसार कार्यकर्ता संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे समय की कमी के कारण, उन लोगों में द्वेष की भावनाएं पनप रही थीं और कार्यकर्ता के मन में पक्षपात आ जाता है। तो जस्ट इसके विपरीत समूह संपर्क विधियों में इसकी संभावनाएं नहीं रहती है, क्योंकि एक साथ 2 या 2 से अधिक कई व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित होते हैं जब उनसे वार्तालाप की जाती है। समूह में सभी को बोलने का, प्रश्न पूछने का, सीखने का और कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। सभी व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर पाते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। अतः सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं, रुचि और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का आसानी से पता चल जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का समर्थन प्राप्त हो जाता है। लोग अपने अपने कार्य पर जुट जाते हैं और पूरी निष्ठा एवं लगन से कर्तव्यों का पालन करते हैं। समूह संपर्क विधियां जो होती हैं उनके इतने बेनिफिट्स हैं होने के बावजूद भी उसमें कुछ लिमिटेशंस का यदि पालन किया जाए, कुछ सीमाओं का यदि ध्यान रखा जाए, तो ये सारे बेनिफिट्स बहुत अत्यधिक मात्रा में और अच्छे रूप में हमें प्राप्त होते हैं और कार्यक्रम में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। समूह संपर्क विधि का प्रयोग करते समय कई लोगों के विचारों में कई लोगों के विचारों में अंतर होता है। उनमें मतभेद होने की से विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
समूह में कई लोग संकोची स्वभाव के होते हैं, जस्ट इसके विपरीत कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं और जो फ्रैंकली हर चीज़ पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संकोची स्वभाव के होते हैं, जो अपनी समस्याओं को सभी के समक्ष खुलकर नहीं बता पाते। उनका समाधान जिस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि वह बोलते ही नहीं है अपनी बात, अपनी समस्याएं जब समूह के सामने नहीं रखते हैं तो उनका हमें पता ही नहीं चलता है और वह उनका समाधान नहीं हो पाता है। समूह द्वारा कार्यक्रम अस्वीकृत होने पर उसे दोबारा चलाना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए समूह संपर्क विधि को अपनाते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की सहमति और सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो और कम से कम एक सप्ताह पहले लोगों को बैठक की सूचना आवश्यक रूप से प्रदान कर दी जाए, जिससे बैठक का स्थान, समय, दिनांक का वर्णन होना चाहिए, ताकि लोगों को पूर्व में ही सूचना प्राप्त हो जाने से वे उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। लोगों की आवश्यकताएं, स्थानीय समस्याएं और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए। बैठक में अधिक से अधिक लोग उपस्थित रहें और वार्ताओं में भाग लें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बैठक की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी लोग एक दूसरे को देख सकें, जैसे कि गोल मेज़, राउंड टेबल जो होती है उसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से दिखाई देते हैं और आई कांटेक्ट सबका बन पाता है। विचार विमर्श करते समय प्रसार कार्यकर्ता को स्वयं अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के मत को जानने का प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों में नेतृत्व का गुण होता है उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुनकर उन्हें नेतृत्व भार सौंप देना चाहिए। इससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता मिलती है और प्रसार कार्यकर्ता का भार कम हो जाता है। वार्ता मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रारंभ करनी चाहिए और खत्म भी करनी चाहिए। सभी लोगों की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही कार्यक्रम नियोजन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके पश्चात सभी लोगों को उनके कर्तव्य की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कॉन्टेक्ट में एक साथ अनेक व्यक्ति होते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो सभी की समस्याएं शांतिपूर्वक सुनकर और उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या जिनकी का समाधान बहुत जल्दी बहुत आवश्यक है, तुरंत होना आवश्यक है, उस प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का चयन करके और उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन समूह के सभी व्यक्तियों की जो समस्याएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें बड़े ही ध्यान से प्रसार कार्यकर्ता को सुनना चाहिए ताकि उनको लगे कि उन्हें इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और जो व्यक्ति, जैसा कि अभी हमने कहा था कि कुछ व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं, वो समूह के व्यक्ति यानी ज़्यादा व्यक्तियों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उन्हें संकोच होता है। ऐसे व्यक्तियों को बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे जैसे वो एटमॉस्फेयर में खुलना प्रारंभ होते हैं, सबसे मित्रता उनकी होने लगती है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी बात सभी व्यक्तियों के सामने रख सके। ताकि इससे यह होता है कि समूह के सभी व्यक्ति उस एक्टिविटी में, उस सभा में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं जिसमें उनका सहयोग होता है और उनकी बातों को उनकी समस्याओं का, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो कहीं न कहीं वो समूह जो होता है वो एक सफलता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। और प्रसार कार्यकर्ता ये इसी उद्देश्य से ही इस विधि का चयन करता है। व्यक्तिगत संपर्क विधि और समूह संपर्क विधि के पश्चात थर्ड मेथड आता है विराट जनसंपर्क विधियाँ, मास कांटेक्ट जिसे हम कहते हैं। कम समय में कम ऊर्जा खर्च करके और एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ जब संपर्क स्थापित किया जाता है तो उसे हम विराट जनसंपर्क या मास अप्रोच कहते हैं।
इसके जैसे कि सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, भाषण, प्रदर्शनी आदि, ये सब विराट जनसंपर्क की मेथड्स में आते हैं। विराट जनसंपर्क में ऑडियो और विजुअल यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती हैं। विराट जनसंपर्क के माध्यम से हम अल्प समय में अधिक से अधिक लोगों तक नवीन सूचनाओं, तथ्यों, अनुसंधानों की जानकारी आसानी से पहुंचा सकते हैं। ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में भी विराट जनसंपर्क काफ़ी मददगार साबित होता है। कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना किसी भी व्यक्ति पर संभव नहीं होता है। इस विधि में लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का भी पता नहीं चल पाता है विराट जनसंपर्क विधि के अंदर। जिन लोग नवीन बातों, विचारों, उपकरणों, यंत्रों को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, इसका भी हम पता नहीं लगा पाते हैं। लोगों के नवीन उपकरण, यंत्र को अपनाने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इसका पता भी हमें नहीं चल पाता है, प्रसार कार्यकर्ता को नहीं चल पाता है। द्विसंचार नहीं होने के कारण प्रतिपुष्टि फीडबैक भी नहीं मिल पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मास कम्युनिकेशन में व्यक्ति सिर्फ प्रसार कार्यकर्ता ही हर चीज़ का प्रेजेंटेशन करता रहता है, किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे विजुअल के माध्यम से हो, किसी भी विधि के माध्यम से वो सिर्फ वही अपना मत प्रस्तुत करता है, अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करता है। जो श्रोता होते हैं, ग्रामीण जो होते हैं, श्रोता जो होते हैं, वो अपना मत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अपनी बात, अपनी समस्याएं, अपनी आवश्यकताएं नहीं रख पाते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता जिन व्यक्तियों से संपर्क हो रहा है, उनके बीच जाकर वहाँ के वातावरण, वहाँ के उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी नहीं जान पाता है। सिर्फ अपने लेवल पर, अपने ही सोच और अपने कार्यक्रम के आधार पर वह कार्य करता रहता है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पाता है कि जिन व्यक्तियों को वो मैसेज दे रहा है, सिखाने का प्रयास कर रहा है, वो किस वातावरण में रहते हैं, किस संस्कृति में रहते हैं, उनके पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, क्या क्या संसाधन हैं, क्या क्या उपकरण हैं, क्या क्या यंत्र हैं जिनका प्रयोग करके वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। इन चीज़ों का उसे प्रसार कार्यकर्ता को ज्ञान ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो फील्ड में नहीं जाता है, उन व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो व्यक्ति हैं वो प्रसार कार्यकर्ता के बिल्कुल टच में नहीं रह पाते हैं, और उनके पास संसाधन जो हैं उनको किस प्रकार उन्हें उपयोग में लेना है, किस प्रकार कार्य करना है, ये उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए ध्यान रखने की योग्य बात यह है कि ग्रामीणों के रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं, मूल्यों आदि को समझकर ही बात आरंभ करनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को ऐसी बातें बताई जानी चाहिए जिनका कम से कम विरोध हो, अन्यथा लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएंगी उसकी सारी बातें, उसके सारे सुझाव। लोगों का ध्यान आकर्षित करने और कार्यक्रम में रुचि उत्पन्न करने के लिए स्लोगन्स का प्रयोग करना चाहिए, नारों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि रथ यात्रा हुई या हमारी जो रैलियाँ होती हैं जिसमें हम नारे लगाते हुए चलते हैं। इस टाइप के स्लोगन्स का प्रयोग करके उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिए। क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नेताओं को बुलाकर भाषण करवाना चाहिए। इससे लोगों को कार्यक्रम के प्रति विश्वास उपजता है। सुविधा की दृष्टि से प्रसार और संचार शिक्षण विधियाँ एवं उनके साधनों का
हम निम्न प्रकार से या निम्न भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष संपर्क विधि, डायरेक्ट कांटेक्ट जिसे हम कहते हैं। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और सेकंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन जिसे हमने कहा है। एग्जीबिशन, सभाएं, सम्मेलन, अधिवेशन, क्षेत्र भ्रमण, शिविर आदि। फिर ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, जो भी दो प्रकार में विभाजित की थी हमने, एक थी गैर प्रक्षेपित और दूसरी थी प्रक्षेपित सामग्री। इंटरनेट, सैटेलाइट्स, ये सारे मेथड्स हैं जो हम इन विधियों के अंतर्गत अपना सकते हैं और अपने कार्य को, अपने साधनों को, बहुत उद्देश्यों को, साधनों का अधिकतम प्रयोग करके अपने उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से 3 विधियां जो हैं वो बताई गई हैं प्रसार और संचार संपर्क की। व्यक्तिगत संपर्क विधियां, समूह संपर्क विधि और विराट जनसंपर्क विधि। इन विधियों के अंतर्गत हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके अपनी आवश्यकता अनुसार प्रसार कार्यकर्ता उन मेथड्स को यूज़ करके अपने उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति कर सकता है और कार्यक्रम की सफलता को बढ़ा सकता है। ये एक समझदार और परफेक्ट प्रसार कार्यकर्ता पर निर्भर करता है कि वह सारा एनालाइज करने के बाद अपने कार्यक्रम के अनुरूप कौन सी विधि का चयन उसे करना चाहिए जिसमें जिसके द्वारा उसे अपने कार्यक्रम में काफ़ी सहायता और सहयोग और सफलता प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट हम अभी हमने जो डिवाइडेशन पढ़ा था, अलग अलग विधियां जो पढ़ी थी, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क मुख्य रूप से क्या होती हैं और उनसे क्या बेनिफिट्स हैं और उनको यूज़ करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने आपको आज डिस्कस किया है मैंने आपके साथ। आप इसे एक बार देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।